नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। तो चलिए, आज विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और बेहद अहम कानूनी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर लोगों को ताकतवर बनाती है। हम बात कर रहे हैं 1996 के पेसा अधिनियम की। चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे ये कानून पारंपरिक समुदायों के हाथों में उनके अपने स्वशासन की असली ताकत सौंपता है। बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये कानून लागू कहाँ होता है। दरअसल इसका दायरा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज तक ही सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ इन्हीं विशिष्ट भौगोलिक इलाकों की जरूरतों और हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा में पेसा का परिचय, ग्राम सभा की शक्तियां, संसाधनों और विकास का प्रबंधन, स्थानीय स्वायत्तता, आरक्षण और इसके प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को एक एक करके कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पेसा अधिनियम का मूल उद्देश्य आखिर क्या है। देखिए, संविधान के भाग 9 में जो पंचायत संबंधी नियम हैं, उन्हें इन अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया तो गया है, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। शर्त यह है कि राज्य सरकार का कोई भी कानून वहां के समुदायों के पारंपरिक रीति रिवाजों, उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और संसाधनों के प्रबंधन के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। ये कोई ऊपर से थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि उनकी सदियों पुरानी परंपराओं का सीधा सम्मान है। अब आते हैं इस कानून की असली धड़कन पर, यानी ग्राम सभा की ताकत। ग्राम सभा में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिनके नाम उस गांव की चुनावी लिस्ट में दर्ज हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि ग्राम सभा सिर्फ एक सरकारी या प्रशासनिक निकाय नहीं है, बल्कि ये लोगों की परंपराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और आपसी विवाद सुलझाने के पारंपरिक तरीकों की सबसे बड़ी रक्षक है। असली पावर और जिम्मेदारी सीधे तौर पर समुदाय के हाथों में दे दी गई है। अगर हम किसी भी विकास कार्य के शुरू होने की प्रक्रिया को देखें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कोई भी सामाजिक आर्थिक योजना तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक ग्राम सभा खुद उसे अपनी मंजूरी ना दे दे। यहां तक कि पंचायत ने जो पैसा खर्च किया है, उसका प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन भी सीधे इन्हीं जमीनी लोगों द्वारा किया जाता है। ये होता है असली मायनों में निचले स्तर से फैसले लेना। अब चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि समुदाय की ये ताकत असलियत में स्थानीय संसाधनों और विकास पर कंट्रोल के रूप में कैसे बदलती है। इस कंट्रोल को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है प्राकृतिक संसाधन, जहां गौण वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जल निकायों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को मिलता है। और दूसरी तरफ है सामाजिक नियंत्रण, जिसके तहत सामाजिक संस्थाओं और जनजातीय उपयोजनाओं को मैनेज करने का जिम्मा भी ग्राम सभा के पास है। इस सच में भौतिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर एक जबरदस्त विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून इस बात की पक्की गारंटी देता है कि पारंपरिक समुदायों की कभी भी अनदेखी न की जा सके। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने से पहले, प्रभावित लोगों को बसाने से पहले या छोटे खनिजों की माइनिंग लीज देने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श और सिफारिश लेना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। इस मंजूरी के बिना कोई भी प्रोजेक्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही मुद्दा हमें हमारे अगले हिस्से पर ले आता है, जो इन स्वशासी संस्थाओं के उन ठोस और व्यावहारिक अधिकारों के बारे में है जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। दरअसल राज्य की विधानसभाओं के लिए स्थानीय निकायों को कुछ कारगर शक्तियां देना लाजमी है, जैसे कि नशीले पदार्थों पर रोक लगाना, गांव के बाजारों का प्रबंधन करना और सबसे अहम जमीन के अवैध हस्तांतरण यानी गैर कानूनी तरीके से जमीन छीनने को रोकना, और अगर ऐसी जमीन छिन गई है तो उसे वापस दिलाना। सोच कर देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये उनकी आर्थिक आज़ादी और सामाजिक ढांचे की सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आखिर इतने शक्तिशाली स्थानीय निकायों के अंदर सही प्रतिनिधित्व की गारंटी कैसे दी जाती है? आमतौर पर आरक्षण समुदायों की आबादी के अनुपात में होता है, लेकिन पेसा अधिनियम यहाँ एक बहुत ही मजबूत आधार तय करता है। इसके मुताबिक अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किसी भी हालत में कुल सीटों के 50% यानी आधी सीटों से कम तो हो ही नहीं सकता। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और हैरान करने वाला और प्रभावशाली नियम है।
पंचायत व्यवस्था के सभी स्तरों पर, चाहे वो कोई भी लेवल हो, अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन का पद पूरी तरह से यानी 100% सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षित रहेगा। ये अपने आप में स्वशासन की एक अभूतपूर्व और पक्की गारंटी है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई समूह छूट जाए तो क्या होगा? इसके लिए राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उच्च स्तर की पंचायतों में नामित कर सकती है जिनका वहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन एक शर्त यहां भी है, ये नॉमिनेशन चुने गए कुल सदस्यों के 10% यानी 10वें हिस्से से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आखिर में आइए उन प्रशासनिक और संरचनात्मक सुरक्षा उपायों को देखते हैं जो इस पूरे विकेंद्रीकृत मॉडल को कानूनी रूप से महफूज रखते हैं। पेसा अधिनियम के अंदर एक बहुत ही शानदार सुरक्षा कवच छुपा हुआ है। ये उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की पंचायतों या ग्राम सभा की ताकत और अधिकारों को हथियाने से सख्ती से रोकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि बड़े प्रशासनिक निकाय स्थानीय प्रांत स्तर की इस आज़ादी और स्वायत्तता को कभी निगल न जाएं। इसके साथ ही ये कानून राज्य की विधानसभाओं को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देता है। निर्देश ये है कि जब भी इन विशिष्ट क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों का प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए तो संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के प्रमाणित मॉडल का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब 1996 में ये कानून लाया गया था तो चीज़ों को बिना किसी परेशानी के बदलने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। इसका मकसद ये था कि उस वक्त के जो भी असंगत कानून थे उनमें सुधार किया जा सके और उस दौरान जो पंचायतें चल रही थीं वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकती थीं जब तक कि उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए। एक बहुत ही सोची समझी ट्रांजिशन प्लानिंग थी ये। तो अब चर्चा के इस पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। पारंपरिक रीति रिवाजों को आधुनिक कानूनी ताकत में बदलकर पेसा अधिनियम जमीनी स्तर के लोकतंत्र के भविष्य को किस नए रूप में ढाल रहा है? एक नए दृष्टिकोण के साथ सोचने पर मजबूर करने वाले इस सवाल के साथ इस अहम विधायी ढांचे पर हमारा यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।